नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। केंद्र सरकार ने जो नए आईटी रूल्स लागू किए हैं उसको लेकर संग्राम मचा हुआ है। दरअसल हर कोई समझना चाहता है कि ये नए आईटी रूल्स क्या हैं। जो ट्विटर और व्हाट्सएप कह रहे हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है, यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, उसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले समय में भारत सरकार आखिर चाहती क्या है। इन नए नियमों के आने के बाद कितना बदलेगा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और किस तरह की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी, खासकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है या ट्विटर है। इन सब पे बात करने के लिए देश के मशहूर आईटी साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए पवन दुग्गल साहब। थोड़ा सा मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को अगर आप बहुत आसानी से समझा सकें, ये जो नए आईटी रूल्स हैं ये क्या हैं। धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे। भारतवर्ष में हम लोगों ने देखा है कि लगभग पिछले 20 सालों में जीवन संपूर्णतः बदल गया है और जब से सोशल मीडिया आया है हम सब लोग उस पर पूरी तरीके से आश्रित हो गए हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया अभी तक अनरेगुलेटेड स्पेस था और इन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बड़ी दिक्कत थी। अधिकांश से सर्विस प्रोवाइडर्स भारत के बाहर स्थित थे। आपके बरखिलाफ कुछ लिखा जाए, कुछ अश्लील कंटेंट हो, कुछ मानहानि संबंधी कंटेंट हो, तो आप पाते कि आप लगातार निवेदन ही इनको करते रह जाते। ये लोग अक्सर रिस्पॉन्ड नहीं करते या कहते कि आप अदालतों से ऑर्डर लेकर आइए। तो बहुत सारी दिक्कतें उपभोक्ताओं को फेस करनी पड़ रही थी। तो इन तमाम सारे संदर्भ में ये केंद्र सरकार ने महसूस किया कि आवश्यकता है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से और नियंत्रित किया जा सके ताकि उन्हें विवश किया जा सके कि वो उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। लिहाजा 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने ये नए रूल्स को इम्प्लीमेंट किया। उन्हें हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। ये आईटी रूल्स 2021 मुख्य तौर पर आपको बहुत सारे रेमेडीज प्रदान करते हैं। जी। पहली बात तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर्स को कहते हैं कि साहब ये कुछ मिनिमम कंडीशंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस हैं, वो आपको फुलफिल जरूर करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके कानूनी परिस्थितियां होंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जब कोई भी उपभोक्ता आपको शिकायत करता है तो आपको 24 घंटों में उस शिकायत की एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी और 15 दिनों में आपका जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उस शिकायत का निवारण करेगा। जी। अगर शिकायत किसी इस प्रकार के कंटेंट को लेकर है जो अश्लील है, पोर्नोग्राफिक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह के कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। कुछ और कंप्लायंसेस सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए भी करी गई हैं और साथ ही साथ कुछ कानूनी परिस्थितियां भी परिभाषित की गई हैं कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर्स इन रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 2 प्रकार के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। पहला कि जो कानून ने उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी का, वो सुरक्षा कवच उनसे छीन लिया जाएगा। इसका तात्पर्य कि अब उन पर मुकदमों की, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स की अंबार लगने वाली है। दूसरी बात कि इन प्रकार की कंपनियों को, उनके टॉप मैनेजमेंट को जेल भेजा जा सकता है और पनिश किया जा सकता है विभिन्न अपराधों के लिए जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत इन्होंने करे हों। तो जी। कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश की लेकिन है। दुग्गल साहब, आपको लगता है कि हम बहुत लेट आए? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हमारे देश में काम कर रहा है वो सरकार से कह रहा है कि साहब हम आपके रूल्स को कंप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता हमारी सरकार को करनी चाहिए, वो बाहर की कंपनियां कह रही हैं कि साहब हमें हमारी चिंता है। देखिए, बाहर की कंपनियां तो शोर इसलिए मचा रही हैं क्योंकि उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। अब जब इन कंपनियों को विवश किया जा रहा है कि ये नए रूल्स को का पालन करेंगी तो लाजमी सी बात है उसमें खर्चा भी लगेगा, नए उनको मुलाजिम रखने पड़ेंगे, नई ड्यूटीज का निर्वाह करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस कॉस्ट और समय दोनों का ही खर्चा ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन
सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी बहाने से ये कंप्लायंसेस का मामला टल जाए, मुलतवी हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, ताकि उन्हें ना खर्चा करना पड़ जाए और जो अभी तक ये एक बिल्कुल एक वर्चुअली वैक्यूम पॉलिसी वैक्यूम एनवायरनमेंट में रह रहे थे, जहाँ पर कोई कानून ही नहीं था, वो स्टेटस को कंटिन्यू रहे। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, आप अपनी जो डिजिटल राइट्स हैं, जी। उनके संरक्षण के लिए इस प्रकार की सोशल मीडिया कंपनीज पर आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी इज़्ज़त करती ही नहीं है। वो तो आपको केवल एक डेटा ऑब्जेक्ट मानती हैं, हुँ, क्योंकि हम लोग सब लोग एक डेटा एंटिटी बन चुके हैं। हुँ। और इस डेटा इकोनॉमी में जहाँ डेटा ही एकमात्र रॉ मटेरियल है, ऑयल है, हमारा डेटा सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये कंपनियाँ हमारे डेटा के पीछे लगी हुई हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब ये कंपनियाँ हमें विशिष्ट वर्ल्ड क्लास प्लेटफ़ॉर्म्स और सेवाएँ मुफ़्त में प्रदान करती हैं, तो हम प्रोडक्ट बन जाते हैं। हमारा डेटा जो है उसका लगातार शोषण होता है, जी। मोनेटाइज़ेशन होता है। तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि ये मामला उनके हाथों में देना चाहिए अपने राइट्स के संरक्षण हेतु। बट अगर वो उन्होंने इश्यूज़ रेज़ किए हैं, ऑलरेडी कुछ जनहित याचिकाएँ अलग-अलग हाई कोर्ट्स में जा चुकी हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँच गई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस प्रकार से ये कानून जो है, खास तौर पर आईटी रूल्स 2021 संविधान के तहत है, और अगर संविधान के तहत नहीं है, तो किस तरीके से इसके प्रावधानों का समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे व्हाट्सएप ये कह रहा है कि साहब हमें एक नया वर्ज़न लाना पड़ेगा अगर हम आपके आईटी रूल्स के मुताबिक चलते हैं, और सारे मैसेजेस का लॉग रखना होगा। ये हमारे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपकी है, समस्या का समाधान भी आपने ढूँढना है। अब आप ये ऐसा तो नहीं चाहते कि हम भारत के मार्केट की मलाई तो खाते रहें, हुँ, लेकिन भारत के कानूनों का पालन ना करें। इस तरह की चीज़ तो संभव हो नहीं पाएगी। तो अगर उनको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नए प्लेटफ़ॉर्म लाने पड़ेंगे, तो अपने कमर्शियल स्वार्थ के लिए लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं। जितने पैसे व्हाट्सऐप भारत से कमा रहा है, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत उसकी सबसे विशाल मार्केट है। बिल्कुल। तो अगर उस मार्केट को बरकरार रखने के लिए उन्हें कुछ कॉस्ट्स और डालनी पड़ जाएँगी, अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को भारतीय कानून के साथ तार संगत रखने में, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कोई बुरा प्रोपोज़िशन नहीं है, बल्कि उनको फ़ायदा ही होने वाला है। सर, कई बार मैंने देखा है कि व्हाट्सएप जो अपनी पेरेंट कंपनी है फेसबुक, उसके साथ तो ये सारा डेटा शेयर करता है एडवर्टाइजिंग के लिए, बाकी कामों के लिए। तो उसको दिक्कत क्या है कि जब भारत सरकार एक नए रूल्स लेके आ रही है उसे मानने के लिए, ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता आपको? देखिए, विरोधाभास पूरी तरीके से है। व्हाट्सऐप के साथ जब बात किया जाए तो डबल स्टैंडर्ड्स पूरी तरीके से उसके प्रदर्शित होते हैं। ये वही कंपनी है जो जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स अपने जो संशोधित प्राइवेसी पॉलिसी थी, वो भारतीयों के सामने रख रही थी। भारतवासियों और भारतीय यूज़र्स की कनपटी पर पिस्तौल रख रही थी, धमकी दे रही थी कि अगर आपने मेरी ये प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानी, तो मेरे आप प्लेटफ़ॉर्म से निकल जाइए। ये वो कंपनी है जो आपकी प्राइवेसी का वैसे भी कोई प्रकार से सम्मान नहीं करती, क्योंकि अब उसकी जो अमेंडेड प्राइवेसी पॉलिसी है वो तो इतनी खतरनाक है। वो कहती है कि साहब अपने हाथों को काट के टेबल पे रख दीजिए। हुँ, वो कहते हैं कि ना केवल आपकी पर्सनल जानकारी मैं फेसबुक और फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ शेयर करूंगी, मैं आपकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स और तमाम सारे और जो आपके ट्रांजैक्शन रिलेटेड मेटा डेटा है, वो ना केवल फेसबुक और फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैं इसको अपने तमाम सारे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, बिजनेस एसोसिएट्स और बिजनेस एफिलिएट्स के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। मतलब आपको ये तो बहुत सुनिश्चित है कि आपकी कोई प्राइवेसी नाम की चीज तो रही नहीं। जी। ऑन टॉप ऑफ इट अब व्हाट्सएप तो ये भी बता रहा है कि मैं आपको ये भी नहीं बताने वाला कि मैंने किस तरीके से क्या-क्या साइबर सुरक्षा के कदम उठाने हैं हुँ। ताकि आपके डेटा का संरक्षण हो सके। ये वो कंपनी है जो आपकी निजता की तो बिल्कुल परवाह करती नहीं, और आज यही वो घड़ियाले आंसू बहा रही है और कह रही है कि साहब मेरे उपभोक्ताओं का प्राइवेसी का हनन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कमर्शियल इंटरेस्ट्स का एक मैनिफेस्टेशन है, एक नया स्वरूप है। और मुझे लगता है कि उपभोक्ताओं को जितनी जल्दी अपनी नींद से जगेंगे उतना अच्छा होगा। इस सर, तरह के थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के लिए ई2ई भी समझा दीजिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जिसका व्हाट्सएप बार-बार हवाला दे रहा है कि साहब हमें तक नहीं पता होता है कि मैसेज में क्या लिखा है, तो हम आपको कैसे बताएँगे? देखिए,
व्हाट्सएप कहता है कि मैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता हूँ। मतलब ये 2 फ़ोन हैं, एक आपका, एक मेरे। जब मैं इस फ़ोन से इस फ़ोन तक मैसेज भेजूँगा या बात करूँगा, तो रास्ते में कोई भी सरकार हो, कोई भी एंटिटी हो, वो कोई हमारी बात ना सुन सकती है या पढ़ सकती है। लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि ये केवल एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, यानी कि इस फ़ोन के इस तरफ भी इंक्रिप्शन खत्म हो जाती है, इधर भी इंक्रिप्शन खत्म हो जाती है। तो व्हाट्सएप को इफेक्टिवली मुझे लगता है कि तोड़ना, हैक करना बहुत आसान सी बात हो जाती है। तो होता क्या है कि इनका जो पीआर कम्युनिकेशन है इतनी ज़बरदस्त है कि अधिकांश भारतवासी मान लेते हैं कि साहब व्हाट्सएप जैसे ज़्यादा सुरक्षित नाम की चीज़ है ही नहीं। हालाँकि जो वर्तमान हकीकत है, उससे बहुत परे है। तो जितनी जल्दी लोग अपने जागरूक हो जाएँ अपने डेटा के प्रति, उसकी साइबर सुरक्षा के प्रति और अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण करने के प्रति, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन सर ये तो व्हाट्सएप का पक्ष है, लेकिन एक आम आदमी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कोई गलत कंटेंट डालता है या जानबूझकर डालता है या उसकी मानहानि होती है, तो उसका भी तो अधिकार है सर उसके खिलाफ, जिन्होंने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने का, तो नेचुरली वो इन साइड से ही रिक्वेस्ट करेगा। देखिए, रिक्वेस्ट तो लगातार करेगा और रिक्वेस्ट करता भी है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये लोग रिक्वेस्ट मानते नहीं थे। वो कहते थे अदालत से ऑर्डर लाइए, क्यों? क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया है कि हे सर्विस प्रोवाइडर, तुम्हारे को लाखों रिक्वेस्ट आनी है प्रत्येक दिन, इसलिए तुम कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो। जब अदालत का ऑर्डर आए या जब कोई सरकारी एजेंसी ऑर्डर करे, तब हिलना, काम करना, वरना मत करना। तो लिहाजा इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने आप को एक तमाशबीन के तौर पर बना दिया था और आप लोग कोई काम नहीं किया करते थे। अब ये जो आईटी रूल्स आए हैं, अब इन्हें विवश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जब आपके यहाँ शिकायत आएगी तो 24 घंटों में आप एक्नॉलेजमेंट देंगे, 15 दिनों में उसका निवारण करेंगे। अगर अश्लीलता संबंधी शिकायत है या पोर्नोग्राफिक कंटेंट संबंधी शिकायत है, तो 24 घंटों में उस कंटेंट को रिमूव करेंगे। अगर आपने रिमूव नहीं किया, तो एक तो आपका जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको दे रखा है, वो लुप्त हो जाएगा। दूसरा, आपके विरुद्ध और आपकी टॉप मैनेजमेंट के विरुद्ध भी फौजदारी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और आपको जेल भेजा जाएगा। तो संदेश बहुत क्लियर है। सरकार चाहती है कि आप लोगों को मीनिंगफुल रेमेडी दीजिए और अगर आप ना दें तो कानूनी जो परिस्थितियां उसका पालन करने के लिए या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। सर इसके बाद आपको लगता है एक आम उपभोक्ता को ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा जवाबदेह देना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप में कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं उनको हम बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, या फेसबुक में इस तरह का कंटेंट होता है जिसको हम बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं, तो उन लोगों को भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। देखिए, सतर्कता, सावधानी और सूझबूझ, ये 3 मंत्र हैं जो एक उपभोक्ता होने के नाते हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें अपने डेटा का संरक्षण खुद ही करना है, वरना हम सोचें कि हमारा दूध जो है बिल्ली उसकी सुरक्षा करेगी, ऐसा नहीं होने वाला। बिल्ली ने दूध को पी जाना है, उसका कोई सुरक्षा नहीं करना। तो सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा है। और दायित्व कैसे निभाएंगे? जब हम जागरूक हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि साहब हमने अपना डेटा केवल एक नीड टू नो बेसिस पर देना है। आज हो क्या रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण से भारतवर्ष में एक बहुत विशाल क्रांति चल रही है। उसे जी। मैं भारतीय उल्टी की क्रांति बोलता हूँ, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर प्रत्येक भारतवासी अपनी विभिन्न प्रकार की जानकारी की उल्टी सोशल मीडिया पर कर रहा है, जी। चाहे उसकी पर्सनल जानकारी, प्रोफेशनल जानकारी, सोशल जानकारी ही क्यों ना हो। अब लोगों को समझना होगा कि अपनी जानकारी एक नीड टू नो बेसिस पर आप शेयर करें, उतना ही जानकारी आप इंटरनेट पर डालें जितनी ज़रूरत है और आपके हर पहलू के बारे में हर जानकारी सारी दुनिया को पता नहीं होनी चाहिए। आपको अब आभास होना पड़ेगा कि इंटरनेट इतना विशाल प्रकरण हो गया है जिसकी 2 विशिष्ट खूबियाँ हैं। पहली, कि इंटरनेट कभी सोता नहीं है, दूसरी कि इंटरनेट कुछ चीज़ भूलता नहीं है। यानी कि अगर वो सोएगा भी नहीं और कुछ भूलेगा भी नहीं और अगर आपने गलती से कुछ चीज़ वहाँ प्रकाशित कर दी, तो आने वाले कई दशकों तक ये कंटेंट वहाँ रहने वाला है और आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो इस संदर्भ में मैं मानता हूँ कि जितनी जल्दी लोग जागरूक हो जाएँ अपने डिजिटल डेटा के महत्व के प्रति, जितना अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, उतना ही उज्ज्वल उनका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य रहेगा। सर एक और ये सोच बन रही है कि साहब सरकार भी सब पे नज़र रखेगी, यानी आप क्या शेयर कर रहे हैं इस पे, तो ये जो उपभोक्ता के मन में भी एक भाव है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे। देखिए, कहीं न कहीं ये बात तो सही है कि आईटी रूल्स में सरकार को पावर्स बहुत ज़्यादा दे दी गई और जितने चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए थे, वो नहीं लाए गए।
इसलिए ये धारणा होना कि सरकार हर चीज को देख रही है, एक स्वाभाविक सी धारणा है। और जब आप विशाल पावर्स का वर्णन करते हैं, सेक्शन 69, 69A भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून का और आईटी रूल्स 2021 का, इसमें कोई दो राह नहीं कि अगर सरकार चाहेगी तो किसी भी व्यक्ति विशेष के जो डेटा है उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको मॉनिटर कर सकती है। लेकिन कुछ प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार एक सेंसरशिप राज्य बना रही है जहां पर हर एक को वो सेंसर कर रही है, फॉलो कर रही है। हाँ, अगर आपने कुछ गैर कानूनी गतिविधि करी है तब आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपनी नजर गड़े बैठी हुई है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल उपभोक्ता है जो इंटरनेट का सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं लेजिटिमेट कानूनी प्रकरण और पर्पसेस के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की कोई भी आवश्यकता है, क्योंकि आज भारत के आईटी एक्ट में और आईटी रूल्स में कुछ सेफगार्ड्स मौजूद हैं। और वैसे भी अगर आपको लगे कि सरकार आपकी अननेसेसरी मॉनिटरिंग इंटरसेप्शन कर रही है, तो आप सरकारी एक्शन के विरुद्ध रिट पिटिशन में हाईकोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 भारतीय संविधान के तहत, जी। या सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ा सकते हैं धारा 32 भारतीय संविधान के तहत। सर, एक और बात मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ परिस्थितियां भी रखी है कि साहब किन परिस्थितियों में उसको जानकारी चाहिए, वो थोड़ा सा आप जानकारी देंगे? सरकार कहती है कि वो जानकारी मांग सकती है सर्विस प्रोवाइडर से कि आप बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का पहला ओरिजिनेटर या पहला सृजनकर्ता कौन है, उसकी डिटेल दीजिए। अब वो जो डिटेल है केवल कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में ही मांगा जा सकता है। अगर अदालत या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो कि इस तरह का ऑर्डर पास करना जरूरी है भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के संदर्भ में, या पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ाने के संदर्भ में, या फिर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, या टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये ग्राउंड्स पर जरूरी है, तो इस तरह का ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन ये कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है। एट द मोस्ट सर्विस प्रोवाइडर सरकार को सिर्फ ये बताएगा जी फला जो मैसेज है वो इस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से इतने बजे और इतने टाइम पर प्रारंभ हुआ। उस मैसेज के क्या कंटेंट है, सर्विस प्रोवाइडर वो भी कंटेंट सरकार को नहीं देगा, बिकॉज आईटी रूल्स बोलते हैं कि वो कंटेंट सरकार को आपने नहीं देना है। तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस तो बनाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा सुदृढ़ तौर पर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप विशाल ग्राउंड्स का विश्लेषण करते हैं, जी। चाहे वो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा हो, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध हो, तो आप पाते हैं कि लगभग आसमान के अंदर हर वो कोई कंडीशन है उसके तहत आप आ सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जब इस तरह के ग्राउंड्स को इन्वोक किया जाए, उस पर क्लैरिटी, गाइडेंस की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस दिशा में टिप्पणी करेंगे, ताकि अदालतों को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को और सरकारों, तीनों को ही ये स्पष्ट तौर से ज्ञात हो जाए, क्लैरिटी हो जाए कि केवल इन्हीं लिमिटेड गिने चुने परिस्थितियों में ही आप इस तरह के ग्राउंड्स को इन्वोक कर सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। सर, आजकल एक शब्द बड़ा चर्चा में है और हर कोई जानना चाहता है, टूल किट क्या भला है? देखिए, टूल किट का तात्पर्य होता है एक ऐसा किट जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स हों। मसलन जब हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो गाड़ी के पीछे डिक्की में जाके वो टूल किट निकालते हैं, जिसमें न केवल आपके अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, आपको जैक होता है ताकि आप जो टायर है उसको बदल सकें। आज टूल किट का जो संदर्भ इस्तेमाल हो रहा है वो इंटरनेट पे हो रहा है। देखिए, इंटरनेट आज जीवन का केंद्र बन चुका है, सेंट्रल लाइफ हो चुका है, लाइफ लाइन। तो इस संदर्भ में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मुझे अपने ध्येय तक पहुंचना है तो मैं किन किन टूल्स का इस्तेमाल करूं। तो विभिन्न प्रकार के लोग, वेबसाइट्स या स्रोत इन टूल किट्स का सृजन करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं और एक जगह लाके कोलेक्शन लोगों को देते हैं। टूल किट विशिष्ट प्रकार के इंटरनेट टूल्स का एक कोलेक्शन होता है। जी। तो टूल किट स्वयं अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन टूल किट का इस्तेमाल किस दिशा में और किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप टूल किट का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करेंगे तो लाजमी सी बात है आपके टूल किट का जो इस्तेमाल है वो भी गैर कानूनी हो जाएगा। तो इसलिए आजकल बहुत सारा हम चीज देख रहे हैं कि अलग अलग केसेस में अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग टूल किट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हर केस में पुलिस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या अदालतों को ये निर्णय लेना पड़ता है कि साहब ये टूल किट अल्टीमेटली किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जी। और क्या वो उद्देश्य कानून के अनुरूप है या नहीं। सर, ये अगर कोई नियम नहीं मानता
या नियम की अवहेलना करता है, उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं या सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं और आप इन आईटी रूल्स या नियमों का पालन नहीं करते, तब आपके लिए बहुत सारे कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस परिभाषित किए गए। पहली बात तो ये है कि सेक्शन 79 आईटी एक्ट में इन इंटरमीडियरीज को एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है, एक जी, विशिष्ट प्रकार की सुरक्षा या सुरक्षा कवच मैं कहूँ, जिसमें जो कानून उन्होंने गारंटी करता है कि साहब, मैं आपको थर्ड पार्टी जानकारी के लिए कोई प्रकार से लायबल नहीं बनाऊंगा। उसका सीधा तात्पर्य ये हुआ कि दुनिया में जो व्यक्ति चाहेगा आप पर मुकदमा कर तो देगा, लेकिन कानून आपको ये प्रॉमिस करता है, आपको वचन देता है कि आपको विवश नहीं किया जाएगा कि आप 1 रुपया भी हर्जाना अपनी जेब से निकालें। जी, साथ ही साथ कानून आपको ये सोलम प्रॉमिस देता है कि हम आपको जेल नहीं भेजेंगे और आपको लायबल नहीं बनाएंगे। तो अगर आपने आईटी रूल्स 2021 का पालन नहीं किया एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होने के नाते, तब आप स्पष्ट तौर से जान लीजिए कि आपका ये जो सुरक्षा कवच की प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत, वो आपसे छीन ली जाएगी। उसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि अब आप तैयार आपको हो जाना चाहिए, अंबार आ जाएगा मुकदमों का, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स का, क्रिमिनल कंप्लेंट्स का आपके विरुद्ध, और आपको उन सब कंप्लेंट्स का और मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, आईटी रूल्स कहते हैं कि हम मैंडेटरी है, हमारे को बनाया गया है केंद्रीय सरकार ने सेक्शन 87 आईटी एक्ट में, जो एक स्पेशल लेजिस्लेशन। तो जी, अगर आप हमारे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी और उसके टॉप मैनेजमेंट दोनों को ही के बरखिलाफ फौजदारी मुकदमे दर्ज होंगे और आपकी टॉप मैनेजमेंट को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन आईटी रूल्स का पालन नहीं किया। ये जो प्रकार के नए कॉन्सिक्वेंसेस आईटी रूल्स ने परिभाषित किए हैं, मुझे लगता है कि ये एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस तरह से इतनी सख्त प्रावधान हमें पहले ना तो आईटी एक्ट में नजर आए, ना ही आईटी रूल्स में नजर आए। तो अब प्रावधान तो आ गए हैं, अब वो क्या अमल किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, वो डिपेंड किया जाएगा कि क्या सरकार के पास अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल विल है इस दिशा में इनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए। ये सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय हमें बताएगा। ओके। सर, एक और सवाल, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आजकल बहुत चर्चाओं में है, बल्कि इस समय तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में इतने सारे कंटेंट आ रहे हैं, इसके लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं? देखिए, अभी तक ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स एक अनरेगुलेटेड इकोसिस्टम में काम करता था, और क्योंकि कोई कानून नहीं था ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए, लिहाजा ओटीटी का बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस हुई, ग्रोथ हुआ। लेकिन अब कुछ पिछले चंद सालों से देखा जाने लगा कि क्योंकि यहाँ पर कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है, जी, तो लिहाजा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपनी मनमानी करते हैं, जो उन्हें प्रकाशित करना है करते हैं, चाहे वो अश्लील हो, चाहे गालियों से परिपूर्ण हो, या जो मानहानि लोगों का करे, या और पैरामीटर्स का उल्लंघन करे जो कानून मना करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस की गई कि भारतवर्ष में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो जब सरकार ने ये आईटी रूल्स 2021 को नोटिफाई किया, तो इन्हीं रूल्स के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करने का निर्णय लिया। लिहाजा इसके विभिन्न सारे प्रावधानों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन हेतु नए नए पैरामीटर्स परिभाषित किए गए हैं। तो अब कहा गया है कि साहब, अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म ओनर हो, या अगर आप पब्लिशर प्रकाशक हो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के, या प्रकाशक हो न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट के, तब आपको एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म या छाते के तहत आना पड़ेगा। जी, और उसके 3 विभिन्न प्रकार के लेयर्स होंगे। पहला लेयर होगा सेल्फ रेगुलेशन, जो केवल प्रकाशक के लेवल पर होगा। दूसरा लेयर होगा सेल्फ रेगुलेशन, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ओनर्स की जो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, उस लेवल पर। और तीसरा लेवल होगा ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो सरकार की एक कमेटी देखा करेगी। तो सरकार चाहती है कि हम ओटीटी वाले इकोसिस्टम में कम से कम दखल अंदाजी करें, इसलिए इस तरह के 3 लेवल जो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है, उसको फिलहाल आगे रखा गया है। मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल जो ओरिजिनल आईटी एक्ट है, वो ओटीटीज के बारे में बात नहीं करता। तो लिहाजा एक आईटी रूल्स का क्रिटिसिज्म ये भी है कि इन आईटी रूल्स में सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी हैं जो ओरिजिनल कानून में नहीं है। और जी, अगर ओरिजिनल कानून में कुछ चीज नहीं होता, तो सेकेंडरी लेजिस्लेशन में इस तरह की चीज नहीं डाली जा सकती।
अब तो विभिन्न प्रकार के चुनौतियां भी अदालत तक पहुंच चुकी हैं इन ओटीटी से संबंधित सेल्फ रेगुलेशन के प्रावधानों को लेकर जो आईटी रूल्स में है, और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब ये तमाम सारी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर एकजुट होकर एक फैसला लेगा कि क्या ये भारत के आईटी रूल्स ओटीटी इकोसिस्टम के संदर्भ में क्या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या नहीं करते। यानी आप कह रहे हैं अब सारी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होगी कि क्या सरकार के जो आईटी नियम हैं क्या वो संविधान की कसौटी पे खरा उतरते हैं या नहीं, और उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। जी हाँ, देखिए अब कुछ जो रिट पिटिशंस हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। व्हाट्सएप की पिटिशन दिल्ली हाई कोर्ट चल रही है। अल्टीमेटली ये मामला अब क्योंकि विचाराधीन है अदालतों के समक्ष में, उनके जो जजमेंट है उसका इंतजार होगा और उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं जब अदालतें इन रूल्स को देखेंगी और जो वाद विवाद उनके सामने है उसका विश्लेषण करेंगी तो कहीं ना कहीं सामंजस्य और समन्वय स्थापित करेंगी विभिन्न प्रकार के कंपीटिंग इंटरेस्ट का, क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य सबका यही है कि इकोसिस्टम ग्रो होना चाहिए। ये डिजिटल जो पर्यावरण है उसको ज्यादा बढ़ोतरी दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो सॉवरन सरकार का जो सॉवरन इंटरेस्ट हैं, जो सॉवरन राइट्स हैं, उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार है और डिजिटल राइट्स हैं, उनकी इंजॉयमेंट में भी कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। सर एक और बात की, ये जो व्हाट्सएप कॉल को बहुत सुरक्षित माना जाता था, अब क्या माना जाए कि व्हाट्सएप कॉल भी, मतलब लोगों के मन में ये है कि व्हाट्सएप कॉल भी क्या रिकॉर्ड होंगी। देखिए व्हाट्सएप अगर आप कहते हैं कि 100% सुरक्षित है तो आप गलत सोचते हैं। क्यों? दुनिया भर में आज की तारीख में कोई ऐसा कंप्यूटर, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है जो 100% साइबर सिक्योर हो। हाँ, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है तो अन्य टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में ज्यादा सुरक्षित है, बट व्हाट्सएप की कॉल्स भी रिकॉर्ड होने की क्षमताएं मौजूद हैं और व्हाट्सएप कुछ गिने चुने मामलों में सरकारों की मदद भी करता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पर हैं और हम जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, गैर कानूनी गतिविधियां कर सकते हैं और हमें नहीं पकड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो दिन सुहाने सपनों के अब चले गए हैं। आज अगर आप कुछ चीज गलत कर रहे हैं, किसी साइबर क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आप डिजिटल अपने फुटप्रिंट्स, पदचिन्ह छोड़ते जा रहे हैं, और ये पदचिन्ह जो छोड़ के जा रहे हैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, उनका इस्तेमाल करते करते सरकारें या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस आप तक पहुंचने की क्षमताएं रखती है, और अगर वो पहुंच जाएंगी तो फिर आप एक ऐसे कानूनी भंवर में आके फंस जाएंगे जिसमें से शायद बाहर निकलने में आपको कई साल, कई दशक लग जाए। तो इसलिए संभावित तौर पे उपभोक्ताओं का यही दायित्व होगा कि वो टेक्नोलॉजीज का एक सकारात्मक इस्तेमाल करें, कानून के सही दिशा में रहें और इंश्योर करें कि कोई प्रकार के कानून के प्रावधानों का वो उल्लंघन ना करें। अब सर एक मैं उदाहरण के तौर पे, जब मान लीजिए किसी का एक वीडियो है, उसने कोई बयान दिया है, अगर उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है या एक छोटा सा पार्ट उसका दिखाया जाता है, जैसा अमूमन आजकल ये पूरा एक तरह का इसकी बाढ़ सी आ गई है, तो ये भी क्या कानून का उल्लंघन माना जाएगा? देखिए अगर आप तोड़ मरोड़ करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नहीं प्रस्तुत करते हैं तो उसके भी कानूनी पहलू हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिया वो पूरा दिया जी, और उसने दिया ताकि आप पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन आप अगर उसे तोड़ मरोड़ते हैं या उसको एक दूसरे परिवेश या संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं तो संभावित तौर पर आप उस ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैल्यू और यूटिलिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। धारा 66 रेड विद धारा 43I भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो अगली बार अगर आप कोई तोड़ मरोड़ करके किसी के इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को प्रस्तुत करने वाले हैं तो मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट की जा सके, और अगर ऐसी कंप्लेंट की जाएगी तो अदालतें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस कार्यरत होकर आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दुग्गल साहब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत आसान भाषा में आपने जो नए आईटी नियम हैं उनको हमारे देवभूमि के दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।